रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 13 हवेली बीकानेर। शाम का वक्त। प्रियांश की बात सुनकर ऋषि उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम ना अपनी बेशर्मपंती किसी और के सामने जाकर दिखाना, मेरे सामने नहीं। ऋषि की बात सुनकर प्रियांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आजकल लड़कियों को बेशर्म लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सीख लीजिए, मुझे पैसे नहीं लूंगा। रक्षित प्रियांश का साथ देते हुए ऋषि से बोला, प्रिंस बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें शर्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऋषि रक्षित को घूरते हुए बोला, यहां पर तुमसे बात नहीं हो रही है ना, तुम हो जिसने सबको बिगाड़ कर रखा है। रक्षित ऋषि की बातों को इग्नोर करते हुए चैतन्य से बोला, मुझे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाना है, अगर से बोली पूछे तो कहना रात को तैयार रहे। चैतन्य रक्षित की बात पर बोला, मैं कोई उसकी बहन नहीं हूं जो बिना किसी झिझक के उससे कहेगी, दीदी आपके पति ने आपको तैयार होने के लिए कहा है। रक्षित दीक्षा की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपनी वाली से तो खाने के लिए कह सकता है ना, या फिर अपनी वाली से ये सब बात भी नहीं कर सकता। चैतन्य दीक्षा की तरफ देखा है जो कि प्लेट उठा रही थी। चैतन्य हल्का मुस्कुराहट, चलो उपाय काफी अच्छा है, इस बहाने थोड़ी रोमांटिक बातें भी हो जाएंगे। रक्षित अपनी गर्दन हिलता है और हवेली से बाहर की तरफ चला जाता है। रक्षित के जाने के बाद प्रियांश ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर खड़े होकर हम लोगों का चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ कमरे में, भाभी इंतजार कर रही होगी। ऋषि चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, चैतन्य मैं समझा रहा हूं तुम्हें, अपने इस भाई को संभाल कर रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैतन्य ऋषि की बातों को इग्नोर कर दीक्षा के पीछे किचन की तरफ चला जाता है। प्रियांश अपने होठों पर शरारत लिए ऋषि की तरफ एक नजर देखने के बाद शांतनु से बोला, वैसे कल तुम्हारी वाली का हैप्पी बर्थडे कैसा था। शांतनु प्रियांश को घूरते हुए बोला, तुम ना अपनी बेशर्मी किसी और के सामने जाकर दिखाना, मेरे सामने नहीं। प्रियांश अपनी आंखें छोटी करके बोला, मतलब गजब लड़की मिली नहीं कि तुम सब लोगों ने शरीफ होने का चोला पहन लिया और मुझे बेशर्म बना दिया। ऋषि प्रियांश की बात सुनकर बोला, हम सभी शरीफ ही हैं, तुम हो जो बेशर्म की तरह बात करते हो। प्रियांश ऋषि की बातों को इग्नोर कर ऊपर की तरफ जाते हुए बोला, मैं भी जरा चाहत भाभी से मिलकर आता हूं। इतना कहकर प्रियांश दौड़ते हुए गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। प्रियांश को जाता हुआ देखकर ऋषि शांतनु से बोला, अपनी वाली को जरा इस लड़के से दूर रखना वरना हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। शांतनु ऋषि की बात पर बोला, मेरी वाली पहले से ही बिगड़ी हुई है, मुझे उसे और ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी वाली पर ध्यान दो। ऋषि शांतनु की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे भला चाहत पर ध्यान देने की क्या जरूरत है, वो कोई छोटी बच्ची। ये कहते हुए ऋषि रुक जाता है और शांतनु की बात को समझने की कोशिश करता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। शांतनु ऋषि के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को देख मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग की घंटी बज गई, तो जाकर जरा तेल लगाकर दिमाग को तेज करो। इतना कहकर शांतनु अपने कमरे की तरफ चला जाता है। किचन। दीक्षा सारे बर्तन काउंटर पर अरेंज कर रही थी। चैतन्य पीछे से जाकर काउंटर से टेक लगाकर बैठते हुए बोला, अब तुम मानती हो ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, या फिर मैं तुम्हें अलग से समझाऊं। चैतन्य की बात सुनकर दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा तो था हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अब क्या ढिंढोरा पीट कर बताऊं सबको। चैतन्य दीक्षा के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सपोली पूछे उसका पति कहाँ है तो कहना उसका पति कम से बाहर गया है, लेकिन उसे रात को तैयार रहने के लिए कहा है। दीक्षा चैतन्य की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, आप जाकर अपनी सपोली को बताओ कि उनके पति ने क्या कहने के लिए कहा है। चैतन्य दीक्षा की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं अनफॉर्चुनेटली एक शादीशुदा औरत से रोमांटिक बात करूं। दीक्षा अपने सर को खुजलाते हुए बोली, रात को रेडी होने के लिए कहा है, मतलब दोनों कहीं डेट पर जाने वाले होंगे ना, इसमें रोमांटिक क्या हो गया। चैतन्य दीक्षा के कान में धीरे से बोला, बेबी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ को कमरे में रेडी होने के लिए कहे तो इसका मतलब तुम समझ रही हो ना क्या हो सकता है। दीक्षा कुछ देर चैतन्य की बात को समझने की कोशिश करती है और उसका दिमाग क्लिक करता है, जिसे समझने के बाद दीक्षा चैतन्य को खुद से दूर करते हुए कहती है, तो आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो, जाकर अपनी बीवी से कीजिएगा ना। चैतन्य दीक्षा के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी बीवी नहीं है, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से इन सब बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दीक्षा के गाल लाल हो जाते हैं और वह हैरानी से चैतन्य की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में समझ कर क्या करूंगी, आप मुझे इस तरीके से क्यों बता रहे हो।
चैतन्य दीक्षा के लाल गाल पर पिंच करते हुए बोला, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? क्या तुम्हें सिकनेस महसूस हो रही है? अगर ऐसी बात है तो जाकर आराम करो, तुम्हें जबरदस्ती कोई काम करने के लिए नहीं कह रहा है। दीक्षा अपने दोनों गालों को मलने के बाद वहां से जाते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, कमरे में मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर दीक्षा किचन से बाहर भाग जाती है। चैतन्य उसे जाता हुआ देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कितना नाटक करोगी तुम? मुझे भी देखना है कि किस हद तक जा सकती हो तुम नाटक करते हुए दीक्षा चौहान। इतना कहते हुए चैतन्य भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। गेस्ट रूम। तारा और शिवन्या ऋषि के कमरे को रेडी करने के लिए चले गए थे, इसीलिए गेस्ट रूम में सिर्फ चाहत ही अकेले आराम कर रही थी। तभी वहां पर प्रियांश आ धमकता है। प्रियांशु चाहत के पास जाकर बोला, भाभी मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आपका देवर हूं। चाहत प्रियांशु की बात सुनकर बोली, हाँ मैंने देखा था, चिंकी को आप काफी परेशान कर रहे थे। प्रियांशु चाहत की बात पर बोला, अरे आपको बस मेरी बदमाशी दिख रही है, मेरी शराफत गिरी नहीं दिख रही, और मैं चिंकी को परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो बस उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तो मुझे भी ज्यादा ढेरसानी निकली। चाहत प्रियांशु की बात पर बोली, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रियांशु चाहत की बात पर बोला, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, बस इसीलिए मैं आपके कमरे में चला आया। चाहत कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या आपको पता है ऋषि जी कैसे हैं? क्योंकि हम दोनों ने ज्यादा बातें नहीं किया और मुझे उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और अब हमेशा मुझे उनके साथ रहना है, तो उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। प्रियांशु चाहत के सवाल पर बोला, बहुत इजी है ऋषि ब्रो, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है, उन्हें ज्यादा चमक धमक वाले कपड़े अच्छे नहीं लगता, उन्हें खाने में सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, और कुछ जानना है। चाहत कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? प्रियांशु इस मामले में अपना मुंह बंद ही रखता है, जिस पर चाहत खुद में दिमाग लगाते हुए कहती है, आप चुप हो गए हैं, इसका मतलब उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी? अगर हाँ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उनसे झगड़ा नहीं करूंगी। प्रियांशु अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते हुए बोला, लड़कियां हमेशा ऐसा ही करती हैं, पहले कहती हैं कि गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो, कुछ नहीं कहूंगी, और अगर बता दो तो जिंदगी भर ताने मारती है। चाहत प्रियांशु की शिकायत पर बोली, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं, मुझे सच में जानना है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। प्रियांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं समझ गया, तो आप मुझसे नहीं बल्कि ऋषि भाई से ही इस बारे में पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से किसी के प्राइवेट मैटर में घुसना अच्छा नहीं होता, ऐसा मेरे ब्रो ने मुझे सिखाया है। चाहत प्रियांशु के सीधा सीधा इनकार करने पर अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं सीधा ऋषि जी से ही बात कर लूंगी, अगर आप नहीं बताना चाहते तो। प्रियांशु चाहत को ठीक से देखते हुए बोला, वैसे आप सच में सुंदर हो भाभी। चाहत हल्का शर्मा कर बोली, थैंक यू, वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अगर है तो आप मेरी चिंकी को क्यों परेशान करते रहते हो? प्रियांशु चाहत के सवाल पर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, मेरे जैसे इतने भोले लड़के से कोई लड़की पट्टी क्यों नहीं है? मैं तो बस सीधा सीधा उनसे बातें करता हूं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं उनको इंसल्ट कर रहा हूं। चाहत प्रियांशु की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, आप ऐसा क्या कहते हैं वो लड़कियों से जो उन्हें लगता है कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो? प्रियांशु मुंह बनाते हुए बोला, लड़कियां हमेशा ये सवाल करती हैं कि मैं कैसी लग रही हूं, अब मेरी इसमें क्या गलती है जो वो लड़कियां अपने फोटो पर इतना सारा फिल्टर लगाकर रखती है, इसीलिए मैं कह देता हूं कि तुम भूतनी की तरह लग रही हो, अब इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात हो गई? मैं तो सच्चाई से रूबरू करवाया ना उन लोगों को। चाहत प्रियांशु की बात पर बोली, किसी भी लड़की को नहीं पसंद कि कोई लड़का इस तरीके से उनके बारे में कुछ भी कहे, इसलिए लड़कियों को कभी नहीं बताना चाहिए कि वह कैसी लग रही है, बल्कि हमेशा उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो खूबसूरत लग रही है। प्रियांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना रहे तो भी चल जाएगा। चाहत एक गहरी सांस लेकर बोली, वैसे रात हो गई है, क्या आपको सोना नहीं है? जिस पर प्रियांशु बोला, हाँ मुझे नींद तो आ रही है, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं हो रही है, इसलिए मुझे फिलहाल के लिए नहीं सोना है। चाहत एक गहरी सांस लेकर बोली, आप आंख बंद करोगे और सोने की कोशिश करोगे तब तो आपको नींद आएगी ना, या फिर नींद जाकर आपकी आंखों में बस जाएगी? प्रियांशु चाहत से और ज्यादा कुछ बात नहीं करता और उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शिवन्या और तारा चाहत को लेने के लिए कमरे में आते हैं। शिवन्या चाहत के पास जाकर बोली, भाभी चलिए, कमरा रेडी है। चाहत शिवन्या की बात पर अपना सिर हिलाती है और तारा शिवन्या मिलकर चाहत को ऋषि के कमरे की तरफ ले जाते हैं। शिवन्या चाहत को बिस्तर के बीचों बीच बैठे हुए बोली, घूंघट अच्छे से ओढ़ लीजिए और भाई से अच्छा सा नेक वसूल कीजिएगा, ऐसे ही मत जाने दीजिएगा।
चाहत शिवन्या की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर शिवन्या उसे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है उसमें केसर का दूध है, अब वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीना चाहती हो या फिर भाई। ये कहते हुए शिवन्या हल्का सा शरारती तरीके से मुस्कुरा देती है और तारा को इशारा कर दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। चाहत घबराहट में दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेटने लगती है कि ऋषि अंदर आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। चाहत की सांसें तेज हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। ऋषि अंदर जाकर अपना शेरवानी निकाल वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद एक नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आता है। ऋषि चाहत की तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने नहीं आया हूँ, मुझे जरूरी काम है, तुम आराम से सो जाओ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो शिवन्या से कह देना। चाहत ऋषि की बात पर अपना सिर हिला देती है, जिस पर ऋषि कमरे से बाहर चला जाता है। चाहत ऋषि के जाने के बाद एक गहरी सांस लेती है और धम से पीठ के बल लेट जाती है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। आधी रात, शिवन्या का कमरा। शिवन्या आराम के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। चांद से छानकर रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे शिवन्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी शिवन्या को अपने पैरों पर किसी की त्वचा महसूस होती है। शिवन्या को पहले लगता है कि वह रक्षित है, इसलिए वह हाथ को झटकते हुए कहती है, परेशान करना बंद करो वरना मुक्का मारकर दांत तोड़ दूंगी। लेकिन जो कोई भी था शिवन्या के पैरों को सहलाने लगता है, जिससे शिवन्या को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और वह अपनी आंखें खोल गुस्से से कहती है, क्या दिक्कत है रक्षित तुम? ये कहते हुए शिवन्या चुप हो जाती है और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रात का वक्त, हवेली, बीकानेर। शिवन्या अपने सामने खड़े दीक्षित को हैरानी से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीक्षित उसके कमरे में है। शिवन्या दीक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, दीक्षित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मुंबई में थे ना, और यह कौन सी घटिया हरकत है किसी के कमरे में आने की? तुम्हें नहीं पता है क्या मैं शादीशुदा हूँ? दीक्षित शिवन्या के बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने पास लाकर बोला, और तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? तुम उसे आदमी के साथ हो जो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी से नहीं, जब से तुम्हें देखा है तब से। शिवन्या दीक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, यह क्या घटिया हरकत है, दूर रहो मुझसे। दीक्षित शिवन्या के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर बोला, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, जब मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक पाया तो तुम्हारे साथ कुछ करने से कौन रोकेगा मुझे? शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? दीक्षित शिवन्या के दोनों हाथों को पकड़ उसके कमर पर लगा उसे बिस्तर पर धकेलते हुए बोला, जो चीज आसानी से ना मिले उसे जबरदस्ती छीन लेनी चाहिए, और मैं तुम्हें प्यार से अपना नाम करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें तो यह चीज पसंद ही नहीं आ रही। शिवन्या चिल्लाने के लिए मुंह खोलने लगती है तो दीक्षित उसके मुंह पर टेप लगा देता है और शिवन्या के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। शिवन्या अपने हाथ पैर मारने लगती है, जिस पर दीक्षित शिवन्या के दोनों हाथों को कसकर पकड़ उसके गले पर बाइट करने लगता है। शिवन्या की आंखों में आंसू आने लगते हैं। दीक्षित शिवन्या के कॉलर बोन पर बाइट करते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम जाकर भी नागिन के फॉर्म में नहीं आ पाती, जब तक इस बार नाग पंचमी नहीं आ जाती और तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं मिल जाती तुम नागिन नहीं बन सकती। शिवन्या के हाथों पर सल्ज उभरने लगते हैं। दीक्षित शिवन्या के पैरों के बीच में अपना एक पैर कर शिवन्या के पैरों को अलग करने की कोशिश करते हुए बोला, शिवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बस एक बार मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। शिवन्या मुंह बंद होने के कारण अपना सिर नहीं में हिलने लगती है, जिस पर दीक्षित गुस्से से कहता है, तुम किसके लिए रहना चाहती हो? उसे रक्षित के लिए क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम्हारे भाई ने भी मुझे ही तुम्हारे लिए चुना था, लेकिन वह रक्षित हर बार की तरह बीच में आ गया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शिवन्या जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन दीक्षित शिवन्या के नाइट सूट को निकालने लगता है। दीक्षित शिवन्या के सूट को निकालने की कोशिश करते हुए बोला, बस कुछ देर और मुझे कोऑपरेट करो, फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां से ले चलूंगा। इतना कहकर दीक्षित शिवन्या के ऊपर पहने नाइट सूट के जीप को निकाल देता है। तभी दरवाजा खुलता है और रक्षित अंदर आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दीक्षित पलटकर रक्षित की तरफ देखा है, जो कि अपनी लाल आंखों से दीक्षित को घूर रहा था। शिवन्या रक्षित को देखकर रोने लगती है, वही दीक्षित रक्षित को देखकर कहता है, देखो रक्षित, तुम मेरे और शिवन्या के बीच में आ रहे हो। रक्षित अपनी बंदूक निकालकर दीक्षित पर तानते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुमसे पहले मेरा काम होने दो, फिर तुम जो चाहे करो, लेकिन तुमसे तो कंट्रोल ही नहीं होता।
दीक्षित नफरत भरी आंखों से रक्षित को घूरते हुए बोला, तुम हर बार हम दोनों के बीच में आते हो। उस बार भी शिवन्या मेरी होने वाली थी और इस बार भी शिवन्या मेरी ही होती, लेकिन इस बार भी तुम हम दोनों के बीच आ गए। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मौत के बाद सुहागरात मना लेना। इतना कहकर रक्षित दीक्षित पर गोली चल देता है। गोली दीक्षित को लगती उससे पहले ही दीक्षित नाग फॉर्म में आकर रक्षित के ऊपर हमला कर देता है। रक्षित बोरियत भरी आंखों से दीक्षित को देखने के बाद खुद भी नाग के अवतार में आकर दोनों झगड़ा होने लगते हैं। शिवन्या के दोनों हाथ बिस्तर के हैंडल से बंधे हुए थे, जिस कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रक्षित दीक्षित को काटने के लिए आगे बढ़ता है तो दीक्षित सुरक्षित को मारकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। रक्षित दीक्षित को जाता हुआ देखकर बोला, मुझे इसका यही चीज अच्छा नहीं लगता, जब भी हारने की बारी आती है पीठ दिखाकर भाग जाता है। इतना कहकर रक्षित पलटकर कमरे में आ जाता है तो देखता है शिवन्या की आंखों में आंसू थे और वो अभी भी छूटने की कोशिश कर रही थी। रक्षित कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपने शर्ट के बटन निकाल पेंट को खोलते हुए बोला, वैसे हमने कभी यह वाला पोजीशन ट्राई नहीं किया है ना। इतना कहकर रक्षित बिस्तर के ऊपर आ जाता है। शिवन्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। रक्षित हल्का सा शिवन्या के गाल पर किस करके उसके मुंह में लगे टेप को उतारते हुए बोला, इतने आंसू किस बात के लिए। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए गुस्से से बोली, बेवकूफ आदमी, तुम सच में बहुत गंदे हो। अभी तक वापस क्यों नहीं आए थे? कहां पर मुंह मार रहे थे तुम? रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इज्जत बचाई और तुम मुझे गाली दे रही हो। क्या यही रिवॉर्ड मिलता है किसी की मदद करने पर? शिवन्या रोते हुए बोली, क्या तुम्हें अच्छा लगता अगर वो मेरे साथ जबरदस्ती करता तो? रक्षित कोल्ड आवाज में बोला, तुम रक्षित राजवंश की हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे पसंद की चीज को हाथ लगा दे, मैं उसका हाथ काट देता। शिवन्या सुबकते हुए बोली, हाँ तो उसके हाथ को क्यों नहीं काटा? क्या तुम्हें मुहूर्त निकलवाना था? काटना चाहिए था ना उसके हाथ को। रक्षित शिवन्या के गले और जो लाइन के बीच में हाथ रखकर बोला, अगर तुम बाद में मुझसे शिकायत करती तो? शिवन्या अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बोली, पहले तुम अपना ये गंदा सा हाथ हटाओ। कहां से तुम रात भर आधी रात को आ रहे हो? रक्षित शिवन्या के जबड़े को कसकर पकड़ उसके चेहरे को सीधा कर उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, तुम्हें भी तो मौका मिल गया अपने आशिक के साथ। शिवन्या रक्षित की बात को बीच में काट अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले तुम जरा मेरा हाथ खोलो, फिर मैं बताती हूं मेरा आशिक कौन है। रक्षित शिवन्या के लाल कॉलर बोन को देखते हुए बोला, इरादा मैं बदल दिया है, कुछ प्यार भरे पल साथ में स्पेंड करते हैं। शिवन्या नम आंखों से रक्षित को देखते हुए बोली, तुम्हें पता भी अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो आज क्या हो जाता मेरे साथ? रक्षित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता सपोली, आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता। शिवन्या रक्षित को देखते हुए बोली, और अगर वो मेरे साथ कुछ कर देता तो? मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे मैं अपना इतना अच्छा दोस्त समझेगी वही मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करेगा। रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी खूबसूरती के साथ सोने के लिए किसने कहा? जरा खुद को धक्कर सोया करो। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, हरामी ठरकी कहीं के, किसी इंसान को क्या सपना आएगा कि आधी रात को कोई उसके साथ आकर जबरदस्ती कर सकता है? रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता? शिवन्या इरिटेशन में चिल्लाते हुए बोली, पहले तुम मेरे हाथ खोलो फिर मैं तुम्हें बताती हूं। रक्षित शिवन्या के नाइट सूट को खींचकर बोला, सुबह खोल दूंगा, फिलहाल के लिए चलो कुछ हसीन पल बनाते हैं। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के चेहरे को पढ़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। अगली सुबह गार्डन। प्रियांशु पूरे गार्डन में खड़े बॉडीगार्ड्स को देखते हुए चैतन्य से बोल, ब्रो यह नए बॉडीगार्ड कब हायर करें और पुराने बॉडीगार्ड को क्या हो गया था? चैतन्य प्रियांशु की बात पर बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल तो पुराने बॉडीगार्ड थे ना, और आज अचानक नए बॉडीगार्ड, अजीब लग रहा है। प्रियांशु चैतन्य की बात पर एक बॉडीगार्ड के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, तुम लोग कौन हो? बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग सर, हम लोगों को कल ही हायर किया गया है। प्रियांशु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम लोगों के पास गायब होने की ताकत है क्या, जो याद किया और तुम लोग यहाँ पर हाजिर हो गए? बॉडीगार्ड प्रियांशु की बात पर जल्दी से बोला, नो सर, हम आधी रात को घर से निकले थे, सुबह की पहली किरण के साथ हम हाजिर हो गए। चैतन्य उसे बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, तुम्हें किसने हायर किया है? बॉडीगार्ड चैतन्य के सवाल पर बोला, मिस्टर राजवंश ने हमें बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया है। रक्षित के नाम को सुनकर चैतन्य और प्रियांशु बॉडीगार्ड से आगे और कोई सवाल नहीं करते और हवेली के अंदर चले आते हैं। चैतन्य और प्रियांशु में हाल में आते हैं तो देखते हैं ऋषि नीचे आ गया था।
प्रियांशु ऋषि को नीचे देखकर बोला, तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए नीचे आ गए। चैतन्य प्रियांशु की बात पर बोला, तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, उसकी मर्जी, वो चाहे देर से उठे या फिर जल्दी। प्रियांशु छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अरे मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि इन दोनों की नई नई शादी हुई है, दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, खूबसूरत में मोमेंट बनाने चाहिए, लेकिन महोदय तो ऑफिस जा रहे हैं। चैतन्य अपने दोनों हाथ जोड़कर बोल, मेरे आप अपना मुंह बंद करके रख, क्योंकि तेरी एडवाइस यहाँ पर कोई नहीं चाहता, तू है जो हमेशा तोते की तरह अकेले बात करता रहता है। चैतन्य की बात पर प्रियांशु मुंह बनाते हुए बोला, ऋषि महोदय की शादी कल हुई है और वो सुबह सुबह यहाँ पर हाजिरी देने आ चुके हैं, लेकिन उन दोनों मनुष्य का क्या जो इतनी सुबह होने के बावजूद अभी तक यहाँ पर नहीं आए। चैतन्य प्रियांशु को घूरते हुए बोला, अगर रक्षित ने तुम्हारी यह बकवास सुन लेना तो वह तुम्हें यहाँ से इतना दूर ले जाकर फेंकेगा कि तुम कभी वापस ही नहीं आ पाओगे। प्रियांशु चैतन्य की धमकी को फोन कर बोल, क्यों आप मेरी मदद नहीं करोगे क्या? अगर सुरक्षित में मुझे बाहर फेंक दिया तो? ऋषि प्रियांशु की बात सुनकर बोला, तुम जैसे टेप रिकॉर्डर की मदद कौन ही करेगा जो हमेशा बिना किसी लगाम के बोलता ही जाता है। प्रियांशु ऋषि की बात सुनकर मुंह बनाता है, तभी शांतनु और तारा भी आ जाते हैं। प्रियांशु शांतनु को देखते हुए बोला, तुम अपनी वाली को लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारा पार्टनर अभी तक नजर नहीं आ रहा है, इस अकाली के मौसम में तुम कुछ कहना चाहोगे? रक्षित नीचे आते हुए बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें उठाकर हवेली से बाहर फेंक दूं, तुम इस मामले में कुछ कहना चाहोगे? रक्षित की आवाज सुनकर सभी लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां पर रक्षित बिजनेस सूट में रेडी खड़ा हुआ था। तारा फिर से रक्षित को घूरने लगती है। शांतनु तारा की नजरों को देखते हुए बोला, तारा, रक्षित मेरा बेस्ट फ्रेंड है और साथ में पार्टनर भी, इसलिए उसे इस तरीके से घूरना बंद करो, क्योंकि अगर वो किसी को घूर तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे कोई और बुरे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तारा शांतनु की बात सुनकर अपनी नजरें रक्षित से हटाते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हो, उन्हें देखने का तरीका अलग था। रक्षित अपना सूट ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल पर आते हुए बोला, तुम सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? चुपचाप अपना नाश्ता कंटिन्यू करो। प्रियांशु प्लेट्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें प्लेट नजर भी आ रही है या तुम चाहते हो कि डाइनिंग टेबल पर हम सभी खाना खाएं? ऋषि प्रियांशु और रक्षित की बातों को इग्नोर करते हुए रक्षित से बोल, शिवन्या कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। रक्षित शिवन्या की जिक्र पर फिर से मुस्कान के साथ ऋषि से बोला, मैंने सोचा तुम तो वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर नहीं रहे हो, मैं ही जरा हनीमून मना लेता हूं। रक्षित की बात पर सभी लोग सुरक्षित की तरफ देखने लगते हैं। ऋषि रक्षित की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, बकवास करना बंद करो रक्षित, मैंने पूछा शिवन्या कहाँ है? चैतन्य ऋषि की बात पर रक्षित से बोला, और मुझे भी तुमसे सवाल करना था कि बॉडीगार्ड तुमने अचानक से क्यों चेंज कर दिए? सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ 4 दिन बाकी है इसीलिए मैंने बॉडीगार्ड हायर कर दी और 5वें दिन हम सभी यहां से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। हवेली बीकानेर, डाइनिंग टेबल। रक्षित की बात सुनकर कि 4 दिन बाद होने वाले नाग पंचमी के बाद 5वें दिन वो लोग मुंबई के लिए निकलने वाले हैं, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। रक्षित सब लोगों की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए बोला, इस तरीके से मुझे देखने में कुछ नहीं होगा, ये फैसला अटल है। ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, और हम सभी तुम्हारा फैसला पर आगे कोई सवाल नहीं उठा रहे, बस हम ये जानना चाहते हैं कि शिवन्या कहाँ है? रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम अपनी बीवी के बजाय मेरी बीवी पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो? ऋषि रक्षित को और कुछ कहता उससे पहले ही शिवन्या नीचे आते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। रक्षित को छोड़कर सभी लोग शिवन्या की तरफ देखने लगते हैं। शिवन्या ने हाई नेक टी शर्ट के साथ नीचे प्लाजो पहन रखा था क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना नहीं था। रक्षित इधर उधर देखते हुए बोला, क्या हम सभी प्लेट को खाकर पेट भरने वाले हैं? नाश्ता कहाँ है? दीक्षा और चाहत किचन से बाहर आते हुए बोले, नाश्ता यहाँ पर है। सभी लोग उन दोनों की तरफ देखते हैं। चाहत आकर हलवे का बोल डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को खाने में क्या पसंद है, इसीलिए मैंने अपने पसंद से बना दिया और ये सिंघाड़े का हलवा है। सभी लोग चाहत की तरफ देखने लगते हैं और प्रियांशु छोटा सा मुंह बनाकर कहता है, मुझे ये पसंद तो नहीं है, लेकिन आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं खा लूंगा। शिवन्या आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए चाहत से बोली, एंड डोंट टी वरी भाभी, मैं भी खा लूंगी। इतना कहकर शिवन्या ऋषि के कटोरी में भी सिंघाड़े का हलवा डाल देती है। ऋषि उसकी तरफ देखता है और अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर चुपचाप नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं तो शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, भाई भाभी की पहली रसोई थी, आप उनके लिए कुछ लेकर नहीं आए?
प्रियांशु शिवन्या की बात पर बोला, तुम्हारी शादी के बाद तो तुमने पहले रसोई भी नहीं की थी, फिर भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर हमने रक्षित को दिया ना। शिवन्या प्रियांशु की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, अब प्लीज अपने जुबान का शटर बंद करके रखिए और मुझे बात करने दीजिए मेरे भाई से। ऋषि शिवन्या की बात पर मुंह बनाते हुए चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तोहफे पर मैं कुछ लेकर नहीं आया हूं। चाहत छोटा सा मुंह बनाकर बोली, क्या मैं बाबा और चिंकी से मिलने जा सकती हूं? प्रियांशु उछलकर खड़ा होते हुए बोला, और मैं आपको लेकर जाऊंगा, बिल्कुल आराम से लेकर जाऊंगा और आराम से लेकर आऊंगा, बीच में कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ऋषि प्रियांशु की बातों को इग्नोर कर चाहत से बोला, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं और ऑफिस की वापसी में मैं तुम्हें लेते आऊंगा। प्रियांशु ऋषि की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, अरे मैंने पहले कहा ना कि मैं भाभी को लेकर जाऊंगा, तो क्या दिक्कत हो गई? मुझमें क्या कांटे लगे हैं? रक्षित चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम जरा अपने भाई को संभाल कर रखो, लंगूर की तरह हर जगह फुदकता रहता है। प्रियांशु रक्षित की बात पर मुंह बना लेता है और ऋषि चाहत को लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है। रक्षित ऑफिस जाने से पहले शिवन्या के पास आकर बोला, वैसे मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, इज्जत के साथ आकर बेडशीट को साफ कर लेना, क्योंकि मैं किसी भी सर्वेंट को तो नहीं देने वाली। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, रक्षित राजवंश द ग्रेट बिजनेस टाइकून अपने बेडरूम के बेडशीट को साफ करेगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम किस लिए हो? जाकर साफ करो, सिर्फ आहें भरने से कुछ नहीं होता। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, जो कुछ भी गंदगी कमरे में फैली है ना, सब तुम्हारे कारण है, इसलिए साफ भी तुम ही करोगे। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, कहीं मैं तुम्हें पूरी तरीके से साफ ना कर दूं, इसलिए मुंह बंद करके रखो। इतना कहकर रक्षित वार्निंग भरी नजरों से शिवन्या को घूरकर देखता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद तारा शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, नाग पंचमी को ऐसा क्या है जो उसके बीच जाने के बाद आप सब लोग मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए? शांतनु तारा के सवाल पर बोला, यहाँ पर एक भव्य नाग पंचमी का त्योहार होने वाला है जो कि शिव मंदिर में होगा, इसलिए रक्षित काफी एक्साइटेड है और हम सब लोग भी इस पर्व के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तारा खुश होकर बोली, तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ जा सकती हूँ उस भाव पर्व में शामिल होने के लिए? शांतनु तारा के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम और मैं हवेली में रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाना चाहता। तारा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे भी बाहर जाना है। शांतनु बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें बाहर जाने से कोई मन नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर जाने से मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई छुपी हुई है। अब मुझसे जिद करना बंद करो और मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना और शिवन्या के साथ रहना। शांतनु की बात सुनकर तारा अपना सिर हिला देती है, तो शांतनु तारा के माथे पर चुमकर वहां से जाने लगता है, जिस पर तारा कहती है, हाँ मुझे पता है कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन आप इस तरीके से फोरहेड पर किस नहीं कर सकते, थोड़ा नीचे झुककर मेरे होठों पर कर सकते हो। शांतनु तारा की बात पर हल्का सा मुस्कुरा, उसके गले को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर हल्का सा किस करके बोला, अब खुश हो? तारा मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है, तो शांतनु उसके बालों पर हाथ फेर कर हवेली से बाहर चला जाता है। प्रियांशु मुंह बनाते हुए उन लोगों को जाता हुआ देखने के बाद गार्डन की तरफ चला जाता है। शिवन्या तारा की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम तो यहाँ पर अकेली खड़ी होकर बोर हो जाओगी ना, चलो हम दोनों मेरे कमरे में चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। तारा शिवन्या की बात पर अपना सिर हिलाती है कि शिवन्या को याद आता है कि उसके कमरे की हालत बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए शिवन्या जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, हम लोग शांतनु के कमरे में जाकर मूवी देखेंगे। तारा अचानक शिवन्या के डिसीजन को बदलने पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके कमरे में कोई दिक्कत है क्या? शिवन्या अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, दिक्कत न होकर भी बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए चलो हम शांतनु के कमरे में मूवी देखते हैं। इतना कहकर शिवन्या तारा को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। चैतन्य शिवन्या और तारा को देखने के बाद दीक्षा के पास आकर बोला, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, कल रात को तुम कहाँ थी? अचानक चैतन्य के सवाल को सुनकर दीक्षा सकपका जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं अपने कमरे में थी। चैतन्य अपनी आंखें छोटी करके दीक्षा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारे कमरे में गया था, मैंने देखा कि तुम वहां पर नहीं थी, इसीलिए पूछ रहा हूं कि तुम कहां गई थी। दीक्षा कंफ्यूज भरी नजरों से चैतन्य को देखते हुए बोली, तुम मेरे कमरे में क्या करने गए थे? चैतन्य अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के कमरे में आ और जा सकते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? दीक्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता था कि हम एक दूसरे के कमरे में जा सकते हैं, और मुझे कल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गार्डन में चली गई थी।
चैतन्य गहरी नजर से दीक्षा को देखते हुए बोला, मुझे गेम खेलने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें किसी भी गेम को प्लान करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है तो जाओ, जाकर अपना काम करो। इतना कहकर चैतन्य जाने लगता है, जिस पर दीक्षा उसके हाथ को पकड़कर कहती है, मैं भी तो आपसे एक सवाल कर सकती हूं ना। दीक्षा के ऐसा कहने पर चैतन्य उसकी तरफ देखता है तो दीक्षा आगे कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं भी तो आप पर शक कर सकती हूँ कि आप बस मेरे साथ खेल रहे हो। चैतन्य अपनी आंखें छोटी करके बोला, नाइस क्वेश्चन, लेकिन ये खेलना क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें इसका मतलब पता होगा तो तुम मुझे अच्छे से बता सकती हो। दीक्षा चैतन्य के हाथ को छोड़कर बोली, कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही आपसे पूछ लिया। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर अपना काम कीजिए। इतना कहकर दीक्षा गंदे बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। चैतन्य जाती हुई दीक्षा को देखकर खुद से बोला, कब तक तुम यूं ही बात को छुपाती रहोगी दीक्षा चौहान, एक न एक दिन तो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ ही जाएगी। इतना कहते हुए चैतन्य अपने कमरे की तरफ चला जाता है। 3 दिन बाद, रात का वक्त। आज नाग पंचमी की रात थी और पूरे चांद की रात थी, जिस कारण हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। रक्षित अपने कमरे की बालकनी में खड़ा पूरे इलाके को देख रहा था। शिवन्या पीछे से आकर रक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इतने गौर से क्या देख रहे हो, कल हमारे इष्ट देव के सामने हमारा असली रूप आएगा। रक्षित तिरछी नजर से शिवन्या को देखते हुए बोला, गलत कह रही हो सपोली, तुम अपने असली अवतार में आऊंगी, मुझे तो पहले ही अपना असली रूप मिल चुका है। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, क्या तुमने सच में कभी मुझसे प्यार नहीं किया। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, सवाल काफी सरल है लेकिन जवाब काफी कठिन है, हाँ और नहीं दोनों साथ में कह सकता हूं मैं। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, अपने बातों के जाल में मुझे लपेटना बंद करो और मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। शिवन्या रक्षित के गाल पर चांटा मारते हुए बोली, तो क्या मुझे तुमने यूं ही हवा में लटका कर रखा है। रक्षित अपने गाल पर हाथ रख शिवन्या के हाथ को पकड़ मोड़कर उसके पीठ पर लगाते हुए गुस्से से बोला, और क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारने का ठेका ले रखा है। शिवन्या इरिटेट होकर बोली, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, बस मुझे यूं ही उलझकर रख रहे हो। रक्षित शिवन्या को अपने पास खींचकर उसके कान में धीरे से बोला, हम दोनों का तलाक हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। शिवन्या हैरानी भरी नजरों से रक्षित को देखते हुए बोली, लेकिन हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती तो तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो। रक्षित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मेरी गलती नहीं है इसमें सपोली कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझसे प्यार करने के लिए। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, और अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो। रक्षित शिवन्या के जवाब पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत सारे वजह दूंगा मुझसे नफरत करने के और मुझे तलाक देने के। शिवन्या नम आंखों से रक्षित को देखते हुए बोली, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हो या फिर तुम सच में ये। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, मैं किसी को परेशान करना पसंद नहीं करता, मैं ये सच में करने वाला हूं। शिवन्या रक्षित के हाथ को पकड़कर बोली, मैंने क्या किया है। रक्षित शिवन्या से अपने हाथ छुड़ाकर बोला, मेरा मन भर गया है तुमसे समझी सपोली, तुम बहुत नखरीली हो। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, तुम जैसा कहोगे मैं वैसी बनने के लिए तैयार हूं, मैं कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगी, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे बहुत प्यार है रक्षित। रक्षित शिवन्या के गाल पर थपथपा कर बोला, सपोली, बदलाव उसके लिए खुद की जिंदगी में लाओ जो उस बदलाव का हकदार हो, मैं नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए बदलने की कोशिश मत करो। शिवन्या हताश भरी नजरों से रक्षित को देखने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्योंकि रक्षित उसे किसी भी तरीके का मौका नहीं दे रहा था। शिवन्या चांद की तरफ देखते हुए रक्षित से बोली, क्या तुम मेरे हर एक सवाल का जवाब दोगे। रक्षित चांद को एक नजर देख शिवन्या के चेहरे को देखते हुए बोला, अगर मेरे पास उनके जवाब होंगे तो मैं जरूर देना पसंद करूंगा। शिवन्या रक्षित को देखते हुए बोली, वही सवाल फिर से दोहरा रही हूं, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं था। रक्षित कमरे की तरफ जाते हुए बोला, वही सवाल बार बार मुझे बोर कर रहा है, रात काफी हो गई है, कल की रात बहुत लंबी होगी, इसलिए चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर रक्षित आकर बिस्तर पर लेट जाता है। सुबह का वक्त। बीकानेर हवेली। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। ऋषि शिवन्या के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। शिवन्या ऋषि के सवाल पर बोली, मुझे लगता है कि मुझे वापस मुंबई चले जाना चाहिए।
ऋषि और बाकी सब लोग शिवन्या की तरफ देखने लगते हैं। शिवन्या एक गहरी सांस लेकर कुर्सी से खड़ी होकर बोली, मुझे सब कुछ पता है कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कल रात को अपने लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है, मैं जा रही हूँ। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं किसी भी तरीके का तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, और मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकते, तलाक के पेपर भिजवा दूंगी मैं। शिवन्या की अचानक कही बात को सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। ऋषि शिवन्या को देखते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो शिवन्या, तलाक हो क्या रहा है यहाँ पर? शिवन्या रक्षित की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझसे इस बारे में पूछने से कुछ नहीं होगा, अपने दोस्त से पूछिए, वो बेहतर तरीके से जवाब देगा। शिवन्या की बात सुनकर चैतन्य रक्षित को देखते हुए बोला, हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे उससे प्यार नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता, रक्षित ने चैतन्य को जवाब देते हुए कहा। ऋषि रक्षित की बात पर बोला, प्यार नहीं है, खाने से कुछ नहीं होता, शादी रिश्ते कोई खेल नहीं होते रक्षित, हमेशा तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में सिखाते हो और आज मुझे तुम्हें सीखना पड़ रहा है। रक्षित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी के भाषण को सुनने के लिए। फिर शिवन्या को घूरते हुए बोला, और तुम्हें जहां जाना है कल चली जाना, इज्जत के साथ आज यहीं रहो। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, क्यों, अगर मैं चली गई तो तुम्हारे सारे छुपाए हुए राज अधूरे रह जाएंगे। ऋषि शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, चाहत और तारा को लेकर कमरे में जाओ। शांतनु प्रियांशु की तरफ देखता है तो प्रियांशु चाहत और तारा को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। दोनों कंफ्यूजन में उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ऋषि शिवन्या से बोला, तुम्हें क्या हो गया है शिवन्या, अचानक तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिवन्या ऋषि की बात पर बोली, क्योंकि मुझे सच में आपके दोस्त के साथ नहीं रहना, वो कह रहा है कि उसका मन भर गया है मुझे, क्या मैं कोई सामान हूं? ऋषि नाराजगी से रक्षित को देखते हुए बोला, रक्षित मुझे पता है कि तुम्हें अपने मन की करना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से किसी की इंसल्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, और शिवन्या कोई अधिकारी लड़की नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी वाइफ है। रक्षित कुर्सी से खड़ा होते हुए शिवन्या के पास जाकर बोला, मुझे पता है तुम रात भर नहीं सोई और काफी सोच विचार करने के बाद तुमने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे दूर रहना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज की रात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी इस बकवास के चलते मैं उसे जाया नहीं कर सकता। शिवन्या रक्षित को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए ये रात इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, इसलिए मेरे खातिर तुम अपनी इंपॉर्टेंट रात को जाया क्यों करना चाहोगे? रक्षित कुछ देर शिवन्या को घूरने के बाद ऋषि से बोला, अपने इस पागल और बचकानी बहन को यहां से लेकर जाओ, वरना मैं इसका गला दबा दूंगा। ऋषि रक्षित की बात पर बोला, मैं शिवन्या से कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती, यहां बात तुम्हारी हो रही है। रक्षित, आखिर तुम चाहते क्या हो? रक्षित शिवन्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, तो क्या अब तक जितने बार भी मेरे करीब आए सब अपनी हवस के कारण था? रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, अपनी बीमारी के चलते मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोले, सुन लिया ना आपने जो इसने कहा, मुझे इसकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है और ना ही इसे मेरी जरूरत है। ऋषि शिवन्या की बात पर बोला, शिवन्या पहले बात को समझने की कोशिश करो, इस तरीके से गुस्से में लिया गया फैसला सही नहीं होता। शिवन्या रोते हुए बोली, मैं बेवकूफ हूं जो मुझे खुदगर्ज इंसान से प्यार हो गया। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, बिल्कुल सही, मैं एक खुदगर्ज आदमी हूं और तुम जैसी खुददार लड़की को मेरे जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ रहना शोभा नहीं देता। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को आपका नाग पंचमी मुबारक हो, और मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है और मैं कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिवन्या अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रक्षित शिवन्या को जाता हुआ देखकर ऋषि से बोला, मुझे इतना तो पता था कि तुम्हारी वह बहन ऐसा ही कुछ करने वाली है, लेकिन आज ऐसा तमाशा करेगी सोच नहीं था। ऋषि रक्षित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और मुझे भी लगता है कि अब उसे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ आंसू मिलेंगे। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने उसका इस्तेमाल किया है? ऋषि रक्षित की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, हाँ तुमने उसका इस्तेमाल किया है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने बीमारी को खुद से दूर करने के लिए तुमने शिवन्या का इस्तेमाल किया है। शांतनु ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, चुप रहो, तुम इस तरीके से पार्टनर के ऊपर चिल्ला नहीं सकते। ऋषि शांतनु की बात पर बोला, तुम अभी भी इस आदमी का साथ दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि यह जो कुछ भी शिवन्या के साथ कर रहा है वो सही है।
शांतनु ऋषि को देखते हुए बोला, सपोली को प्लानिंग के बीच में लाने से पहले हमारा यही टारगेट था ना कि हमारे काम को पूरा होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे, तो तुम जज्बात में बहकर ये सब क्यों कह रहे हो? ऋषि अपने दांत पीसते हुए बोला, हमारी टारगेट में ये भी तो लिखा था ना कि रक्षित उसके साथ किसी भी तरीके की शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, तो ये हर बार उसके करीब क्यों जाता है? रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, बीवी है मेरी और उसके और मेरे बीच ये सब होना नॉर्मल है, मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की है। चैतन्य उन लोगों के बीच में आते हुए बोला, अरे तुम लोग झगड़ना बंद करो और यह सोचो कि शिवन्या को जाने से कैसे रोकना है, क्योंकि आज उसकी जान को खतरा हो सकता है। रक्षित चैतन्य की बात पर बोला, उसके जान को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है और आज की रात गुजर जाने के बाद वह अपनी असली रूप में आ जाएगी, क्योंकि सही मायने में वह आज फिर से नागलोक की राजकुमारी बन जाएगी। एंट्रेंस से शिवाय अंदर आते हुए बोला, हो क्या रहा है यहाँ पर? रक्षित और बाकी सब लोग शिवाय की आवाज पर एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। रक्षित की नज़र जब शिवाय पर जाती है तब उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। शिवाय रक्षित की नज़र को इग्नोर करते हुए ऋषि से बोला, मेरी बेटी कहाँ है? रक्षित शिवाय की बात पर बोला, ससुर जी दामाद को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया करते, वरना बेटी के लिए वो सही नहीं होता। शिवाय रक्षित की बात पर बोला, और दामाद को भी ससुर की बेटी को सही सलामत रखना चाहिए, इस तरीके से उसे हर पल आंसू देना अच्छा नहीं होता। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या आपको लगता है कि आप शिवन्या को यहां से लेकर जा सकते हो? प्रत्यक्ष अंदर आते हुए बोला, तुम्हें कोई शक है कि हम शिवन्या को यहां से लेकर नहीं जा सकते? रक्षित प्रत्यक्ष और शिवाय को देखते हुए बोला, क्या आप लोगों को पता है कि मेरी सपोली पर आज से कुछ दिन पहले हमला हुआ था? प्रत्यक्ष रक्षित की बात पर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, शिवन्या पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ था, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को पता चल जाता। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोल, क्यों तुमने जीपीएस लगा रखा है उसे पर या फिर रिकॉर्डर लगा रखा है? प्रत्यक्ष रक्षित की बात सुनकर बोला, और मैं भी तो तुमसे यही पूछ सकता हूं ना कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? शिवाय रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, शिवन्या कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे साथ रहेगी। शिवन्या सूटकेस लेकर नीचे आते हुए बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी, तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए था ना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। प्रत्यक्ष शिवन्या के पास जाकर बोला, शिवी तुम ठीक हो ना? प्रत्यक्ष की बात पर शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूं भाई, चलिए मुझे यहां पर नहीं रहना है, मुझे आप लोगों के साथ जाना है। शिवाय शिवन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पहले से पता था बेटा, तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में पड़ने नहीं देना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है और उससे जुड़े लोग तुम्हारे पास आ गए। शिवन्या शिवाय की बात पर बोली, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया और आई एम सो सॉरी कि जिस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी मैंने आपको याद नहीं किया। शिवाय शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो हम चलते हैं यहां से। शिवन्या रक्षित के पास जाकर अपने गले में पहना मंगलसूत्र निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बोली, मैंने तुम्हें जितना परेशान किया है उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे कि मुझे खुद में शर्म आएगी, मैं तुम जैसे इंसान से प्यार किया था। इतना कहकर शिवन्या रक्षित से दूर हो जाती है। शांतनु शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, आपको तो अच्छे से पता है ना मिस्टर सिंघल, आज शिवन्या का यहाँ रुकना कितना जरूरी है? शिवाय शांतनु की बात सुनकर बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है मिस्टर सान्याल कि मेरी बेटी का यहाँ पर रुकना कितना जरूरी है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर नहीं रखना चाहता। रक्षित बस अपने हाथ में पकड़े मंगलसूत्र को देख रहा था। रक्षित मंगलसूत्र को फेंकते हुए शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यही रहना होगा। शिवन्या बिना रक्षित की तरफ देखे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखो रक्षित, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, तुम ऐसी हरकत करके मुझे कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकते। रक्षित कसकर शिवन्या के हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम तो मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी ना, तुम तो मेरे साथ रहना चाहती थी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने प्यार के एहसास दिलाना चाहती थी, कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? गायब हो गया सिर्फ एक ही रात में। शिवन्या पलटकर रक्षित से अपने हाथ को झटके से छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं दिलाना, तुमने कहा ना उससे प्यार करो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत के साथ अपने, तो तुम मुझे मेरी असलियत के साथ नहीं अपना रहे हो और मुझे ऐसा कोई चाहिए भी नहीं, इसलिए बस करो, मुझे अकेला रहने दो। इतना कहकर शिवन्या अपने सूटकेस को पकड़ लेती है। ऋषि नम आंखों से शिवन्या की तरफ देखने लगता है तो शिवन्या ऋषि के पास जाकर कहती है, आपको रोने की जरूरत नहीं है भाई, आप एक बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे भाई बने हो, मेरा रिश्ता भले ही मजबूत ना रहा हो लेकिन अपने दोस्तों को कभी मत छोड़ना। ऋषि शिवन्या के हाथ को पकड़ते हुए बोला, प्लीज शिवी मत जाओ ना, रक्षित को एक मौका और दे दो।
शिवन्या, जिसने अपने आंसू रोक रखे थे, ऋषि के हाथ को पकड़ने से उसके आंसू बह निकलते हैं और वो रोते हुए कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने कहा कि वह मुझे तलाक दे देगा। मैं क्यों यहाँ पर रहूं? मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर बार मैं ही क्यों अपने प्यार का एहसास दिलाऊं? चैतन्य शिवन्या को देखते हुए बोला, सपोली, हम लोगों के बारे में तो सोचो, तुम हमारी तो बहुत अच्छी दोस्त हो ना। शिवन्या चैतन्य की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैं आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। आप दीक्षा को ज्यादा परेशान मत करना। उसके बाद शिवन्या शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, तारा बहुत छोटी है, गुस्सा कम किया करो और थोड़ा अपने दोस्त की संगति को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर बहुत अच्छा है। अगर तुम भी उसकी जैसे हो गया ना तो तारा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। चैतन्य शिवन्या की बात पर बोला, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मत जाओ, सब बर्बाद हो जाएगा, जो होना था कुछ नहीं होगा। शिवाय चैतन्य की बात पर बोला, इसीलिए शिवन्या को हम लेकर जा रहे हैं ताकि जो होना है वो होने से रह जाए। उसके बाद शिवाय शिवन्या से बोला, शिवी चलो। शिवन्या एक नज़र उन लोगों को देखने के बाद पूरे हवेली को देखते हैं और प्रत्यक्ष के हाथ को पकड़ लेती है। प्रत्यक्ष दूसरे हाथ से सूटकेस को पकड़कर अपने कदम हवेली से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। ऋषि जाती हुई शिवन्या को देखकर रक्षित से बोला, रक्षित रोको उसे, तुम्हारे रोकने से वह रुक जाएगी। रक्षित मंगलसूत्र को उठाते हुए बोला, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। ऋषि रक्षित की बात पर गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? शिवन्या को तुम रोको, वह रुक जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।